बढ़िया ऐसा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशनल अलजेब्रा शुरू किए थे। चलिए देखो, पिछले क्लास में हमको ऐसा लगा कि तुम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर तो सबसे पहले हम ये बता दें रिलेशनल अलजेब्रा जैसे पता बताए थे वैसे, क्योंकि हमारा रिलेशनल वो डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, वो सारा का सारा मैथमेटिकल है, सारा का सारा मैथमेटिकल है। और जब ये समझ में आया कि हमको क्यूरी चाहिए, क्यूरी करना है, तो एक कैसे एक डिजाइन, एक एल्गोरिथम हमको चाहिए था, ठीक है। और क्यूरी में हम क्या क्या ऑपरेशन बेस्ड है सर, मतलब सीक्वल कमांड जो भी है। क्या बोले आशीष, नहीं सुन पाए सर इसी पे सीक्वल कमांड मतलब बेस्ड है, मतलब कि इसी से फिर इसके बाद सर क्वेरी आया था इसके बाद। बिल्कुल। तो अब अलजेब्रा और कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस, ये दो जो कॉर्ड जिनका रिलेशनल डेटाबेस जिन्होंने बनाया था, उन्होंने एक डिजाइन दिया कि ये काम जो है, ये काम जो है रिलेशनल डेटाबेस पे, रिलेशनल चूंकि मैथमेटिकल है, जब तक रिलेशनल बोले मैथमेटिकल समझो, तो मैथमेटिकल कंसेप्ट भी क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, किसी को यूनियन निकाल सकते हैं। सेट थ्योरी में पढ़े होंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है कि दो सेट का पूरा कंबाइन हो जाता है और जो रिपीटेशन होता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, यूनिक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, हम माइनस कर सकते हैं, एक सेट से दूसरे सेट को माइनस कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। हम लोग देखे थे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशनल डेटाबेस मान तो समझे थे, तो एक सेट है ABCD और दूसरा है DEF, और गुना करेंगे तो इसका एक एलिमेंट इसके सब एलिमेंट से, इसका दूसरा एलिमेंट इसके सब एलिमेंट से। सर कार्टेशियन प्रोडक्ट तो जॉइन के लिए यूज होता है ना? ज्वाइन के लिए मतलब जो जॉइन होता है सर, अभी वहां तक मत, वहां मत जाओ, हम लोग अभी बेसिक के बारे में बात करेंगे, बेसिक ऑपरेशन है उसके बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है हमारा, किसी सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा सारा का सारा एक सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के सब एलिमेंट के साथ पेयर करेगा, ठीक है। तो एक टपल क्रिएट होगा जिसमें सारे टपल होंगे। ज्वाइन में तो होगा ही बिल्कुल, लेकिन ज्वाइन में हम ऐसा नहीं करेंगे कि सारा का सारा गुना करा दें, जब 5 इसमें 4 इसमें 5 का 20 रिकॉर्ड, ठीक है। तो यही हम पिछले क्लास में शुरू किए थे और हम लोग इसके बारे में ये बात किए, क्या शुरुआत से ही किए थे, तो फिर से शुरू करते हैं एक बार। ठीक है, 1971 में ये रिलेशनल अलजेब्रा कौन दिए थे, किनका डिफाइन किया था, कॉट साहब का, ठीक है। रिलेशनल लैंग्वेज के आधार पर उन्होंने किया था, रिलेशनल अलजेब्रा इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट टपल्स इन द रिलेशन। Each operator takes in one or more relation as input। हम अगर बात करते हैं कि takes one or more relation as input, मतलब टेबल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। टेक और वन और मोर टेबल इन द रिलेशन इन एज इनपुट, देन आउटपुट अ न्यू रिलेशन।
रिलेशनल अलजेब्रा ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज दैट वर्क्स ऑन द रिलेशनल मॉडल, और रिलेशनल अलजेब्रा ये हो गया, और दूसरा हो गया हमारा रिलेशनल कैलकुलस, जिसके बाद देखेंगे हम लोग, जो कि नॉन प्रोसीड्यूरल है। प्रोसीड्यूरल में हम लोग को क्या करना है ये भी सोचना पड़ता है, पहले ये डिसाइड करते हैं क्या करना है, और उसके बाद कैसे करना है ये भी डिवाइड करते हैं। रोड मैप भी हम ही को बनाना पड़ता है, प्रोसीजर हमको बनाना पड़ता है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीड्यूरल में क्या है कि हमको सिर्फ क्या करना है ये बताना है, क्या कैसे करना है वो सिस्टम खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, ये इतना सारा ऑपरेशन हमको पढ़ना है, ये बेसिक ऑपरेशन है। इस बेसिक के बाद हम लोग डिराइव्ड ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये डिराइव्ड ऑपरेशन है, इसको बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद पहला बात तो पहला कि हम अगर तुमसे ये पूछे हम कि सामने तुम्हारे सामने डेटाबेस पड़ा हुआ है और डेटाबेस से क्यूरी करना है, क्यूरी करना है मतलब उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना है हमको, तो हम कैसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं? सर आवाज नहीं आ रहा। डिस्कनेक्ट हो गया था लगता है, नहीं? ओके, तो अगर मान लो एकदम डेटाबेस भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, हम बात करते हैं कि मेरे सामने एक डेटाबेस खड़ा है, जैसे मेरे हमको सुबोध दिख रहा है, सुबोध खड़ा है, जिसके पास एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, और हमको किसी एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम बोलेंगे सुबोध को, देखो तो एम्प्लॉय और E004 का क्या स्टेटस है जी, क्या उसका नाम क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, हमको बताओ। तो हम उसको एक कोड देंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके आधार पे हमको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा करो कि हमको वो सारा का सारा एम्प्लॉय का लिस्ट बताओ जो पटना से बिलोंग करते हैं, ये भी काम हो जाएगा। तो हम इसी तरह से हम क्यूरी करेंगे। हम ये भी क्यूरी कर सकते हैं कि ऐसा है सुबोध कि हमको एम्प्लॉय टेबल में से सिर्फ नाम और एड्रेस और फादर्स नेम यही 3 बताओ, हर उसका जिसका बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है। कोई बात नहीं, ऐसे ही बताएंगे। और कोई तरीका अगर तुमको क्यूरी करने का लगता है तो हमको बताओ, और कोई तरीका अगर लगता है कि हम डेटाबेस से क्यूरी कर सकते हैं तो हमको एक बार बात सोच के बताओ। प्रोजेक्शन से यही है, हम तुमसे पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, तुमसे पूछेंगे कि चलो आशीष तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारे पास एक ही रिकॉर्ड है तुम्हारे अपने बारे में, तो तुम बोलेंगे तुम अपना रिकॉर्ड नाम बताओ। वैसे क्लास में एक दूसरे को सब लोग जानता है, तो मान लो हम अटेंडेंस लेते समझ, रोल नंबर 14 कौन है जी, जिसके पास डेटा रहेगा वो बताएगा रोल नंबर 14 का नाम ये है। तो हम किसी से क्यूरी करते हैं तो ऐसे ही क्यूरी करते हैं, कुछ ना कुछ रेफरेंस वैल्यू देंगे, उसके आधार पे हमको वो वैल्यू देगा, वो हमको इन्फॉर्मेशन देगा। अब इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमको पूरा चाहिए या उसमें कुछ पोर्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए उसी को बोलते हैं सिलेक्ट। ठीक है, हम उसको बोलते हैं सिलेक्ट, जिसमें हम वो कंडीशन देते हैं जिसके आधार पे हमको टपल सिलेक्ट हो। तो सिलेक्ट ऑपरेशन, इसको हम लोग सिग्मा से शो करते हैं अलजेब्रा के अंदर। सिलेक्ट ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय द सिग्मा एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड अ टपल इन द रिलेशन व्हिच सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है, हम लोग नॉर्मली वेयर क्लाउज लिखते हैं ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द ईएमपी वेयर सैलरी इज लेस देन इक्वल टू और समथिंग समथिंग। तो वेयर वाला क्लाउज जो कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करके हमको टपल मिलेगा। तो होता क्या है कि हम एक रिकॉर्ड भेज जाएगा और उस रिकॉर्ड भेजाने के बाद उस कंडीशन को इवेलुएट करेगा। ठीक है, इवेलुएट करेगा और देखेगा कि अगर हमारा वो कंडीशन ट्रू होता है तो उस टपल को हम आउटपुट के लिए कंसीडर करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे। यही काम सारे टपल के साथ होगा, उस कंडीशन को इवेलुएट किया जाएगा हर टपल पर जाके, और जहां जहां ट्रू मिलेगा उस टपल को हम लोग बफर्ड करते जाएंगे और बाद में डिस्प्ले में लगा देंगे। सर ये सिर्फ एक टपल को दिखाएगा कि सर पूरा टेबल को भी दिखा सकता है, मतलब सारा टपल, मतलब एक टेबल में हम बता रहे हैं, सब बता देंगे, 1 मिनट रुक जाओ। तो ये एक काम ये हो गया, सिलेक्शन का काम जो करेगा वो चाहिए हमको। तो सिलेक्ट ऑपरेशन होगा, सिलेक्ट ऑपरेशन में क्या क्या आवश्यक होगा इसका एक रोड मैप बनाया गया ये अलजेब्रा के थ्रू। तो सिंटेक्स ऑफ द सिलेक्ट ऑपरेटर क्या होना चाहिए, तो भाई सिलेक्ट ऑपरेशन सिग्मा लिख रहे हैं हम लोग और उसके नीचे कंडीशन लिख रहे हैं, कई कंडीशन होगा तभी हम चुनाव कर पाएंगे उस टपल का जो हमको आउटपुट में चाहिए, और साथ में टेबल का नाम भी होना चाहिए। ठीक है, टेबल का नाम भी लिखना पड़ेगा
क्यों? जैसे अगर फॉक्सट्रो की बात करें, फॉक्सट्रो डेटाबेस है, उसमें क्या होता है, एक डेटाबेस हम लोग ओपन कर देते हैं और बहुत सारा कमांड यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास जितना RDBMS है वैसा बात नहीं है कि हमको कोई डेटाबेस फाइल की जैसा ओपन करना है तब उसमें काम करता है, ऐसा नहीं है। सारा का सारा वही है, इसलिए हर कमांड में हमको फाइल नेम देना पड़ता है। फाइल नेम करें या टेबल नेम देना पड़ता है, हर कमांड में टेबल नेम जाएगा। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पे लिखे सिलेक्ट, मतलब सिग्मा को हम बोलेंगे सिलेक्ट, और ये कंडीशन और ब्रैकेट के अंदर टेबल नेम, ये सिंटेक्स है हमारा सिलेक्शन का या सिलेक्ट ऑपरेटर का। ठीक, हाँ, सिलेक्ट ऑपरेटर सिर्फ सिलेक्शन का काम करेगा, आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट जैसा हम आउटपुट बता रहे हैं, ये आउटपुट सिलेक्ट ऑपरेशन के बस की बात नहीं है। सिलेक्ट ऑपरेशन सिर्फ क्या करेगा, सिलेक्ट करके देगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ दिखाना ये चाह रहे थे कि अगर हम ये कुछ कंडीशन दिख रहे हैं, ये टेबल जो है ये हमको सिलेक्ट करके देगा, ये टेबल हमको सिलेक्ट होगा। ठीक है, सिलेक्शन का वेयर क्लाउज का काम डिस्प्ले कराना नहीं है, उसको सिर्फ चेक करना है, सिलेक्ट करना, सॉरी, उसको सिर्फ उस कंडीशन के थ्रू सारे टपल को सेलेक्ट करना है। कंसीडर टेबल shown above. In this table we want to select those tuple whose city is Agra, then it will be written in the select operator as, ये हो गया सिलेक्ट ऑपरेटर, यहाँ पे कंडीशन कस्टमर सिटी बराबर आगरा, उसके बाद ब्रैकेट में टेबल का नाम। ठीक है, तो आगरा वाला यहाँ ये टेबल है, ये आगरा आगरा, ये दो टॉपिक, ये दो रो है, ये सिलेक्ट होगा। यहाँ पे इस रो पे आएंगे और इस रो पे आएंगे तो इसको इवेलुएट करेंगे कि क्या कस्टमर सिटी आगरा है, यस है, इसको हम कंसीडर करेंगे, प्रोफर्ड कर लेंगे बाद में दिखाने के लिए, इसको प्रोफर्ड कर लेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे, ये है। लेकिन दिखाने का काम करता है सिलेक्ट ऑपरेटर, है ना, सॉरी प्रोजेक्टेड ऑपरेटर, प्रोजेक्शन। देखो दिखाते हैं, आउटपुट मेरा ये आया, above output shows the selection of tuples, but to get it as the output we need to project it. सर एक बार फिर से समझाइएगा क्या बोले सिलेक्शन के बारे में। यस सर। ओके, सिलेक्शन के बारे में क्या करना है ना कि ये जैसे इफ डिसीजन मेकिंग तुम देखे हो, अगर हम इसको देखें कि उस टपल को सिलेक्ट करना है जिसमें कि इफ कस्टमर सिटी बराबर बराबर आगरा, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर सिलेक्ट ऑपरेटर हम यूज करते हैं, सिलेक्ट ऑपरेटर के साथ कंडीशन देना है, सपोज अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स कंडीशन, और यहाँ पे लिखना है कंडीशन और ब्रैकेट में लिखना है टेबल नेम। ओके, और मान लो कि इस तरह का टेबल है और हम टेबल में हमको वैसा टपल चाहिए जिसका सिटी आगरा है, जिसका सिटी आगरा है, तो कंडीशन हो गया कस्टमर सिटी बराबर आगरा, तो यही हम लिख दिए सिग्मा, और इस यहाँ पे लिख दिए हम उसका कंडीशन कस्टमर सिटी बराबर, क्योंकि आगरा है, डबल कोट्स में लिखे, सिंगल कोट्स में लिख सकते हो, आगे के अंदर डबल कोट्स में सिंगल कोट्स में आगरा लिख दिए और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए टेबल का नाम, हो गया कंडीशन सिलेक्ट कस्टमर सिटी बराबर आगरा फ्रॉम कस्टमर टेबल, ये हो गया। तो अगर वो क्यूरी रन कर जाए तो हमको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा रिजल्ट हमको मिलेगा डेटाबेस से। ठीक है, अब देखो above output shows the selection of tuple, but to get it at the output we need to project it. सिलेक्ट ऑपरेटर का काम क्या है, सिर्फ सिलेक्ट करना, सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन उस सिलेक्शन को जो बफर्ड किए हैं उसको स्क्रीन पे भेजने का काम जो है वो प्रोजेक्शन का है, वो प्रोजेक्ट ऑपरेटर का है। ठीक है, तो हम वही अभी इसके बाद वही देखेंगे। तो देखो इसको यहाँ चूंकि हम आउटपुट दिखा रहे हैं तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए यहाँ पे इसको लिख दिए हैं कि प्रोजेक्ट ऑपरेटर हम पाई साइन से दिखाते हैं, प्रोजेक्ट ऑपरेटर के साथ ये हम दिखाते हैं फील्ड, जो फील्ड हमको प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट करना है, मतलब प्रोजेक्टर कैसे प्रोजेक्ट करता है, ठीक वैसे ही इसको ये प्रोजेक्ट इसको तुम कंसीडर कर सकते हो, ऐसा प्रोजेक्टर है जिसको जो हम फील्ड बोलेंगे उस फील्ड के डेटा को प्रोजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पूरा का पूरा दे दिए किसको किसको प्रोजेक्ट करना है, और अब माइक बंद कर लो सोनू, कर दिए। तो इसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट में वेयर क्लॉज बोला, यहाँ लिख रहे हैं वेयर कस्टमर सिटी बराबर आगरा कस्टमर, ये सेलेक्ट करके देगा और उस सिलेक्शन के टपल को प्रोजेक्ट ऑपरेटर दिखा देगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्यूरी कैसे बनेगा, सेलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा कस्टमर नेम कॉमा कस्टमर सिटी फ्रॉम
कस्टमर वेयर कस्टमर सिटी बराबर आगरा। ठीक है, इसी के आधार पे हम क्यूरी बाद में प्रोड्यूस किए। कोई दिक्कत? हमको ये सवाल नहीं पूछना है, नहीं कोई दिक्कत होगा तो खुद बोलेगा। Isn't it? नो सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिक्कत होगा नहीं वैसे तुम लोग को, अगर सुनोगे, मतलब ईयरफोन निकाल के कहीं बात करोगे तो सकता ना समझ में आए, नहीं सुनोगे तो गारंटीड समझ में आएगा। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद है प्रोजेक्शन। अभी जो देखे वही प्रोजेक्शन है, इसको डिटेल में देखते हैं। प्रोजेक्शन क्या है कि हम डेटाबेस से जो सिलेक्शन कर लें, कुछ कंडीशन लगा लें, सब कुछ कर लें, लेकिन उसको व्यू कराने के लिए, उसको शो कराने के लिए हमको प्रोजेक्शन का यूज करना पड़ेगा। इसका तुम चाहे सी के प्रोग्राम में या किसी प्रोग्राम में या कितना भी लॉजिक लगा दो, कुछ भी वेरिएबल को इधर उधर कर दो, जब तक लिखे हम लोग हम या तो प्रिंटफ नहीं लगाएंगे या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल नहीं लेंगे, तब तक हम उसको डिस्प्ले नहीं करा सकते। ठीक है, तो वही काम हमको यहाँ करना है, वही काम हमारा प्रोजेक्शन का है। The project operator is denoted by pi sign and it is used to select desired columns or attribute from a table or relation. Syntax of project operator क्या है? पाई है। कैसे लिखते हैं? सिंटेक्स क्या है अपना? पाई, उसके बाद जिस जिस कॉलम को हमको सेलेक्ट करना है उसको लिखेंगे। ठीक है, उसको लिखेंगे। जैसे मान लो लिखे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n तक और ब्रैकेट में टेबल नेम। ये हमारा सिलेक्ट ऑपरेटर है। ये सिलेक्ट कॉलम 1 मतलब एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2 टू एट्रीब्यूट n फ्रॉम टेबल नेम। We can write one column as well as more than one column in projection. हम कुछ भी लिख सकते हैं, किसी तरह का लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हम टेबल को लेके एग्जाम्पल समझेंगे। वही टेबल है और इस टेबल में हमको प्रोजेक्ट करना है पाई साइन के साथ प्रोजेक्ट ऑपरेटर कस्टमर नेम कस्टमर सिटी फ्रॉम कस्टमर। सिर्फ कस्टमर नेम और कस्टमर सिटी ये दो कॉलम जो है हमको प्रोजेक्ट करना है फ्रॉम कस्टमर सिटी। इसका आउटपुट क्या आएगा? आईडी हट जाएगा, आईडी हट जाएगा और ये हमारा उसका आउटपुट आएगा प्रोजेक्ट ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा इज सिमिलर टू द सिलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। ठीक है, इसके बाद है यूनियन ऑपरेटर। यूनियन, इसे तुम लोग सब लोग परिचित होंगे। जो सेट थ्योरी में हम दो सेट का यूनियन करते हैं, तो दोनों सेट में जो जो एलिमेंट है सबको कंबाइन रूप से लिखते हैं और उसमें जो डुप्लीकेट होता है, अगर दोनों सेट में एक कोई एलिमेंट जो है कॉमन है तो अभी उसको एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। मतलब ए प्लस बी करेंगे लेकिन उसमें जो कॉमन है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो यही हमारा यूनियन। यूनियन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाई यू साइन, मतलब ये वाला जो साइन है वैसा वाला साइन सिंबल, and it is used to select all the rows from two tables relation. If we have two relation R1 and R2 both have some same column and we want to select all the tuples from this relation, then can apply the union operator or the relation. The rows that are present in both the table will only appear once in a set. It means there is no duplicates present after the union operator. आप union operator के बारे में तो क्या बोले? मतलब सर जो भी मतलब डेटा मतलब रिपीट रहेगा, मतलब एट्रीब्यूट रिपीट रहेगा, वो सर वो शो नहीं करेगा। हाँ, मतलब यूनिक ही शो करेगा। प्राइमरी की प्राइमरी की सर जो यूनिक होता है ना प्राइमरी, वही उसी का डेटा से शो करेगा क्या? नहीं, हम एग्जांपल में दिखाएंगे तुमको। सर जो दोनों में कॉमन रहेगा वो एक बार ही शो करेगा, दोबारा नहीं बिल्कुल, करेगा। हाँ, दोनों में कॉमन रहेगा वो एक ही बार शो करेगा,
दो, जैसे मान लो कि एक सेट हम बनाते हैं ए बी सी डी, ठीक है, एक बनाया सेट ए बी सी डी और एक और सेट बनाया जिसमें ए है, मतलब ए बी सी डी में से बाकी कोई नहीं है, ए है, तो हम कम दोनों को मिला के लिखना चाहते हैं, यूनियन मतलब सर दोनों तो का ए यूनियन एक बना बार दिया। ही शो करेगा उसके रिजल्ट में। हाँ, यूनियन में ए बी सी डी इधर हो गया, इधर हो गया एक्स वाई जेड और ए, तो क्या जब हम सेट बनाएंगे, जब हम जो यूनियन सेट बनाएंगे उसमें ए दो दो बार होगा, ए इस सेट का और ए उस सेट का, यही हमको नहीं करना है, पर जो दोनों सेट में है तो इसको एक ही बार लिखना है, सबके बार नहीं लिखना है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ एक एग्जाम्पल लो, टेबल नेम, पहला टेबल नेम, यूनियन का साइन और टेबल नेम, ठीक है। तो हम अगर दो टेबल लेते हैं और दो टेबल में हम यूनियन करना चाहेंगे, तब कैसे करेंगे? तो पहला टेबल का नाम लिखेंगे और दूसरा टेबल का नाम लिखेंगे, तो हमको यूनियन मिल जाएगा, और यूनियन में से कोई ना कोई टपल हमको सेलेक्ट कर लेना है। देखो, अब हम लोग दो टेबल कंसिडर करते हैं, ये है कोर्स टेबल, दैट इज द कोर्स टेबल, और ये है हमारा स्टूडेंट टेबल, ठीक, दो टेबल है। हमको करना क्या है कि हमको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे हम कोर्स टेबल से सारा का सारा टपल, और फिर सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट टेबल से सारा का सारा टपल, और उसमें से यूनियन कर देंगे, उसमें से यूनियन कर लेंगे, तब हमको कौन कौन सा दिखेगा, यहाँ भी स्टूडेंट नेम और यहाँ भी स्टूडेंट नेम, यहाँ से स्टूडेंट नेम उठाओ एक सेट बन गया, यहाँ से स्टूडेंट नेम उठाओ एक सेट बन गया, और दोनों को यूनियन कर दो। तो आदित्य यहाँ है, स्टीव पॉल लूसी है, आदित्य स्टीव पॉल लूसी कार्ल और रिक ये भी है, लेकिन है क्या, आदित्य यहाँ भी है और आदित्य दो बार है यहाँ पे, तो टोटल आदित्य 3 हो जाएगा, टोटल आदित्य 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको एक कर देंगे, सारा का सारा यूनिक हटा देंगे, और ये हमारा आउटपुट आएगा आदित्य कार्ल पॉल लूसी एंड रिक स्टीव, ठीक है। There are no duplicates being present in output, even though we had a few common names in both the tables. Also in the course table we had a duplicate name itself, ठीक है। आदित्य दो बार था इस टेबल में, और उस टेबल में भी आदित्य एक बार था, तो हम उसको यूनिक कर दिए और सारा कलेक्शन कर दिए, सारा कलेक्शन उसको कर दिए। यूनियन का मतलब ये है कि सारा एक सब कलेक्शन हो जाए, क्लियर है? इंटरसेक्शन मतलब कि दो सेट में से कॉमन की बात करेंगे। दो सेट, अगर मान लो अब एक कोई सेट बनाते हैं, सर अभी आप जो यूनियन के बारे में जो बताएं वो चीज सिलेक्शन पे भी है क्या, मतलब कॉमन वाले को शो नहीं करेगा? सिलेक्शन वाले क्या क्या नहीं? अगर सर अगर कोई नेम है सर, मान लीजिए मतलब किसी का नेम तो सेम हो सकता है ना, हाँ। तो सर सिलेक्शन अगर करेंगे तो सर उसमें मतलब हाँ आशीष, तुम म्यूट हो गए। यस सर, तो वही बोल रहे थे कि मतलब उसमें नेम शो करेगा सर? सिलेक्ट ऑपरेटर, यस सर। हाँ वो तो करेगा, वो क्यों यूनिक छाटने लगा, उसको हम बोलेंगे सारा सारा नाम तो सारा सारा नाम मिलेगा, है ना। मान लो हम कह रहे हैं कि ये हमारा एक सेट है, ठीक है, ये हमारा एक सेट है और ये दूसरा सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट यहाँ पे है, कुछ एलिमेंट यहाँ पे। अगर इस सर्किल को, इसको अगर मान लो ऐसा कुछ करे कि इसको ऐसे ओवरलैप करा दे, इसको ओवरलैप नहीं हो रहा है, छिप जा रहा है, तो अगर ये हमारा वो हो जाए, क्या बोलते हैं, नहीं होगा, एमएस वर्ड में हो जाता ना, उसको अगर हम उसको ट्रांसपेरेंट कर देते तो ओके, समझ रहे हो कि दो सर्किल एक के ऊपर एक हम रखें, तो दोनों का जो
जो इंटरसेक्शन होगा दोनों मतलब एक कोई एलिमेंट इस सेट का भी है उस सेट का भी है, कोई एलिमेंट उस सेट का भी है और इस सेट का भी है, तो हम उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, मान लो कि हम लिखते हैं क्या कि यहाँ पे सेट ए बराबर, बहुत छोटा, सेट ए बराबर 1, 2, 3, 4, एक ये सेट है मेरा। एक सेट बी लिखते हैं और इसमें लिखते हैं हम लोग कि इसमें हम सिर्फ इवन वाला लिखेंगे, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये दो सेट है मेरा। तो इसमें जब हम इंटरसेक्शन की बात करें, यूनियन की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1, 2, 3, 4 ले लेंगे, यहाँ से वो सब ले लेंगे जो अब तक रिपीट नहीं हुआ था। तो 2 हटा नहीं लेंगे क्योंकि 2 इसमें आ चुका था, 4 भी नहीं लेंगे, 4 इसमें आ चुका था, तो 6 और 8 यहाँ हो जाएगा मेरा, 6 और 8 मेरा हो जाएगा। तो एक हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3, 4 और 6, 8 ये मेरा यूनियन हो जाएगा। और इंटरसेक्शन में कौन हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। तो हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन और बी क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में हमारा क्या हो जाएगा, कौन कौन कॉमन है देखो तो, एक तो 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। और यूनियन में क्या आ रहा था, 1, 2, 3, 4 और 6 और 8, 6 और 8 ये हो रहा था मेरा यूनियन में, और ये हो रहा है इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन है मतलब जो कॉमन है दोनों सेट में उसको कर लेना है। तो दोनों सेट करने का मतलब कि एक ये टेबल ये है, टेबल का सेट है, और दूसरा टेबल का सेट ये है। ठीक है, और इसी को हमको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो इंटरसेक्शन वैसे ही निकालेंगे हम लोग, टेबल नेम, एक टेबल नेम और इंटरसेक्शन दूसरा टेबल नेम। तो टेबल नेम तो हम इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन हम टेबल को इंटरसेक्ट कर नहीं सकते। हमको इंटरसेक्ट करना क्या है, किसी एट्रीब्यूट के डेटा को, ठीक है, किसी एट्रीब्यूट के डेटा को ही करना है। तो एट्रीब्यूट का डेटा कैसे मिलेगा, एग्जैक्टली जैसे पिछले कमांड में किए थे हम लोग, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। पहले हम प्रोजेक्ट करेंगे और तब हम उसको इंटरसेक्शन निकालेंगे। कंसिडर द कोर्स एंड स्टूडेंट टेबल अगेन, ये है कोर्स टेबल और ये है हमारा स्टूडेंट टेबल। अब देखो तो ऐसा कौन कौन सा नाम है जो दोनों में अवेलेबल है। यहाँ आदित्य है, यहाँ भी आदित्य है। ठीक है, यहाँ स्टीव, यहाँ भी स्टीव, पॉल और लूसी, आदित्य स्टीव पॉल लूसी, आदित्य स्टीव पॉल लूसी, कार्ल एंड रिक, ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है। तो अब क्या होगा कि जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सिर्फ कॉमन वाला आएगा। तो आदित्य स्टीव पॉल लूसी, आदित्य स्टीव पॉल लूसी आ जाएगा। कार्ल और रिक क्योंकि उसमें नहीं है, कोर्स वाले में नहीं है, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कोर्स टेबल से और उसको यूनियन कर देते हैं दूसरा पोजीशन से। ओके, तो ये हमारा हो गया तुम्हारा इंटरसेक्शन। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका देखेंगे सेट डिफरेंस, माइनस साइन। Set difference is denoted by symbol, minus symbol. Let's say we have two relations R1 and R2, and we want to select all the tuples that are present in the relation 1, but not present in the relation 2. एक में है, दूसरे में नहीं है. Okay, this can be done using set difference R1 minus R2. अभी तक हम लोग क्या किए, यूनियन में क्या कर रहे थे, दोनों को कंबाइन कर दे रहे थे और यूनिक को इग्नोर कर दे रहे थे, डिस्कार्ड कर दे रहे थे। इंटरसेक्शन में क्या किया, दोनों में से कॉमन निकाले, अब हम तीसरा क्या करने जा रहे हैं कि एक सेट में जितना एलिमेंट है उसमें से इस सेट के एलिमेंट को हटा दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए। मतलब अगर मान लो 1, 2, 3, 4, इधर 3, 4 है तो 3, 4 हट जाएगा इसमें से और सिर्फ 1, 2 आएगा मेरा। उस सेट में से दूसरा सेट का जितना एलिमेंट है उसको काट देना है, जो बचेगा वही हमको दिखाना है। तो हम लोग को इसके लिए माइनस साइन दिया गया है और सिंटेक्स ऑफ सेट डिफरेंस, टेबल नेम माइनस दूसरा टेबल नेम, सेम
कोर्स और स्टूडेंट टेबल हम देते हैं, और क्या क्यूरी लिखना है, क्यूरी लिखना है कि let us write a query in relational algebra to see those student name that are present in a student table but not in the course table, not in the course table। ये एकदम इंटरसेक्शन का उल्टा, इंटरसेक्शन कॉमन ले रहे थे और यहाँ लेना है किसी इसी में है उसमें ना हो, ठीक है। तो यहाँ काम करके कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक टेबल से स्टूडेंट नेम को और प्रोजेक्ट कर रहे हैं दूसरे टेबल से स्टूडेंट नेम को और दोनों के बीच माइनस लगा दिए, ये हमारा काम खत्म हो गया। तो कार्ल एंड का जो इंटरसेक्शन में बच गया था, कार्ल और रिक इंटरसेक्शन में नहीं आ पाया था क्योंकि एक ही टेबल में था, उसका डेटा यहाँ आ गया, कार्ल एंड रिक, ठीक है। इसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किसी एक सेट का कोई एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ टपल बनाएगा, टपल बनेगा मतलब कॉम्बिनेशन उसका बनेगा। तो इतना अगर इसको देखें वैसे तो 5 एलिमेंट है एक सेट में और दूसरे एलिमेंट में 5 है, तो टोटल 5 × 5 टोटल 25 एलिमेंट बनेंगे। सारा एलिमेंट का कनेक्शन, सारा एलिमेंट का पेयरिंग सारे एलिमेंट के साथ होगा। उसमें अगर कोई भी तुम रिलेशन ढूंढना चाहो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो होना ही होना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इट इज ए सुपर सेट ऑफ ऑल रिलेशन, सुपर सेट ऑफ ऑल रिलेशन, एनी रिलेशन। हम लोग जब रिलेशनल डेटाबेस पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो टेबल बना था स्क्वायर टेबल, उसमें हम देखे थे कि स्क्वायर रिलेशन जो हम बना रहे थे और उस रिलेशन का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था और हमारा स्क्वायर रिलेशन का हर टपल उसी का सबसेट था, उसी का सबसेट था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सारा जितना हो सकता है पेयरिंग सब पेयरिंग करके देगा और उसी को हम लोग बोलते हैं उधर सुपर सेट ऑफ ऑल द रिलेशन और एनी रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय क्रॉस सिंबल, दैट इज गुना का जो सिंबल है x वाला। लेट अस से we have two relation R1 and R2, then the Cartesian product of these two relations R1 and R2 would combine each tuple of first relation R1 with the each tuple of the second relation R2। सिंटेक्स क्या है? बस कुछ नहीं, सामने दोनों रिलेशन लिखना है और गुना कर देना है, गुना कर देना है तो हो जाएगा मेरा, ये हमारा टेबल ए, यह टेबल बी, टेबल ए टेबल बी। अब हमको let us find a Cartesian product of table R and S, table A and B। तो हम लोग लिखेंगे R A गुना B। तो यहाँ पे मेरा देखो ये हमारा हो गया A B C, ये A का कॉम्बिनेशन इसके साथ, इस A का कॉम्बिनेशन इसके साथ भी और A का कॉम्बिनेशन इसके साथ भी, ठीक है। तो A का कॉम्बिनेशन X के साथ, Y के साथ, Z के साथ, ठीक है। फिर बी उठाए पहले टेबल से, दूसरा कॉम्बिनेशन x के साथ, y के साथ, z के साथ, फिर सी उठाए इसका कॉम्बिनेशन x के साथ, y के साथ, j के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, 3 × 3 टोटल 9 टपल बनेंगे, टोटल 9 टपल बनेंगे। ए x के साथ, फिर y के साथ, फिर z के साथ। यही काम बीबी भी करेगा, यही काम सीसी भी करेगा, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है। 9 हाँ सचिन बोलो, क्या बोल रहे? 9 टपल इनपुट कर देंगे क्या? हाँ, जैसे मान लो जो हम लोग इसमें जब एक यहाँ टपल उठा रहे हैं और इसका 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है इस तीनों के साथ, इसके लिए भी 3 बनेगा, इसके लिए 3 बनेगा, तो 3 3 6 3 9 हो जाएगा। सिंपल तरीका निकालने का है कि नंबर ऑफ टपल इसमें कितना है और नंबर ऑफ टपल इसमें कितना है, दोनों को अगर गुना कर दे तो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट का टोटल नंबर ऑफ टपल पता चल जाएगा। टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट का टोटल कितना होगा टपल, ये हम जान सकते हैं क्योंकि हमारा ये हर टपल के साथ कनेक्ट होगा, हर टपल के साथ कनेक्ट होगा, पेयर बनाएगा। ओके अब देखो, अब हम लोग जैसे अटेंडेंस कैसे बने, अटेंडेंस या तो पहले तुम लोग भेजोगे उससे बन रहा है या फिर हम रजिस्टर में
रोल नंबर पुकार के लेते हैं। अब जब हम लोग जूम का जो लाइसेंस वाला जो वर्जन हो गया है, उसमें बहुत सारा फैसिलिटी मिल गया है। उसमें कब कौन कितने बजे लॉगिन हो रहा है, कितने देर तक लॉगिन रह रहा है, कितनी बार बीच में लॉगआउट लॉगिन हो रहा है, सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रहा है। सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रहा है और उसको अब हम मेरा ऑटोमेटिकली अटेंडेंस बनना शुरू हो जाएगा। तो ये कह भी नहीं पाएगा क्योंकि जूम में पूरा रिपोर्ट रहेगा और रिपोर्ट हमेशा रहता है फॉरएवर के लिए। तो ये नहीं कह सकता कि सर मेरा अटेंडेंस गड़बड़ आया है, हम आए थे लेकिन ये है। पहला बात। दूसरा बात कि बहुत बार हम देखते हैं कि देखो अभी मेरा मोर देन 35 मिनट क्लास हो चुका है और अभी भी लोग लॉगिन किए जा रहे हैं, अभी भी लोग लॉगिन किए जा रहे हैं। और हमको पढ़ाने के दौरान हमको ये याद नहीं रहता है कि ये फ्रेश स्टूडेंट है जो अभी जस्ट आ रहा है, या फिर क्लास कर रहा था और बीच में गलती से नेटवर्क के कारण रिमूव हो गया था और फिर ट्राई कर रहा है। तो हम ये तो पता नहीं चलता है, तो हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि भाई तुम 35 मिनट बाद आ रहे हो तो हम तुमको नहीं आने देंगे। हो सकता है वो क्लास कर रहा हो और जस्ट अभी नेटवर्क इशू के कारण एग्जिट हो गया हो। लेकिन जब हम लोग वहाँ रिपोर्ट जब मिलना शुरू होगा तो उसमें सबको दिखेगा कि कौन 5 मिनट क्लास किया, कौन 10 मिनट किया, टोटल कि तुम्हारा लॉगिन टाइम क्या था, लॉगिन टाइम तुम कितने बजे आए थे, और टोटल ड्यूरेशन यू हैव अटेंडेड द मीटिंग, वो टाइम भी लिखा रहेगा। ठीक है, तब हमारे हाथ में रहेगा कि हम 1 घंटे क्लास में हम मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखते हैं कि 10 मिनट वाले का अटेंडेंस बनाए, आधे घंटे वाले का बनाए, या कम से कम 45 मिनट तुम अटेंड किए तब बनाए। ठीक है, इसीलिए ये बात सबको बता देना। और ये अटेंडेंस के लिए सिर्फ लॉगिन हो जाना, स्क्रीनशॉट मिल जाए हमको, ये नहीं चलेगा अब। ठीक है, ठीक है। तो आपको लगता है कि 1 घंटे का क्लास है तो अगर अटेंडेंस बनाना है तो 45 मिनट तो कम से कम अटेंड करना चाहिए तुमको। 15 मिनट हम मान सकते हैं कि तुम 5-10 मिनट लेट हो गया हो, कोई काम हो, लाइट नहीं हो, या लॉगिन नहीं हो पा रहा हो, कुछ हम इसके लिए 15 मिनट तुमको दे सकते हैं। लेकिन 45 मिनट कम से कम जो क्लास करेगा उसी का अटेंडेंस बनना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो अब ये जो टेबल था इसको दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो हमको ये वाला काम हो गया, ये हमको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, ये इसके बाद था रिनेम। रिनेम था और रिनेम करते हैं और इसका जो सिंटेक्स है वो कैसे, न्यू रिलेशन नेम कॉमा ओल्ड रिलेशन नेम। ठीक है, ओल्ड न्यू रिलेशन नेम और ओल्ड रिलेशन नेम, ऐसा करके हम किसी भी, देखो तो ये सारा का सारा क्या बन रहा है हम लोग, ये काम हमको करना है टेबल के साथ क्वेरी के लिए, तो हमको रिनेम भी करना पड़ेगा। हम बहुत सारा ऐसा एट्रीब्यूट है जो पहले बनाते हैं और फिर हम लोग जाके उसको मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं जाके, उसका नाम चेंज कर दिए, उसका डेटा टाइप चेंज कर दिए, या उसको कुछ कंस्ट्रेंट चेंज करना वो कर दें, पहली बात। दूसरा बात, हम टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। हम STU नाम से बना दिए थे, बाद में मेरे जो टीम लीडर है वो आके बोलेगा कि STU नाम से क्यों बनाए हो। पूरा टीम है सबको थोड़ी पता है कि STU नाम से स्टूडेंट बनेगा। स्टूडेंट रखना चाहिए तुम्हारा टेबल नेम ताकि सबको पता रहे कि स्टूडेंट टेबल है। तो हमको STU टेबल को अब हमको रीनेम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम रीनेम ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, लेट्स से वी हैव अ टेबल कस्टमर, we are fetching customer name and we are renaming the resulted relation A to cust name. कस्ट नेम, कस्टमर टेबल को हम रिनेम कर रहे हैं कस्ट अंडरस्कोर नेम में। ठीक है, कैसे कर रहे हैं हम लोग, देखो, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कस्टमर कस्ट नेम नया वाला, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं पुराना वाला। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले लिख रहे हैं न्यू रिलेशन नेम तब ओल्ड वाला, तो यहाँ पे हम लोग न्यू वाला कस्ट नेम न्यू बदल के करना है, और पुराना वाला क्या है, कस्ट नेम। तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट किए, मतलब सेलेक्ट किए सारा का सारा कस्टमर नेम कस्टमर टेबल से और उसको रीनेम कर दिए कस्ट नेम से। तो हमको इस तरह से ये कस्टमर नेम पूरा का पूरा हमको कस्ट अंडरस्कोर नेम से, देखो शिवम सिंह B239 अभी लॉगिन कर रहा है, फ्रेश है, कि करते करते रिमूव हो गया था, आई डोंट नो, इसलिए हमको अलाउ करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा
ये हो गया हमारा। देखो और कौन है, सौरभ राज B208 40 मिनट्स, आफ्टर 40 मिनट्स दे आर लॉगिंग इन। तो ये हमारा बेसिक ऑपरेशन वाला खत्म हो गया। यहाँ पे अगर किसी को कुछ सवाल करना है तो पूछो। प्रियरंजन, सुबोध, मान्या, स्नेहा, आशीष, वर्षा, शुभम, ठीक है ना? यस सर। चलो फिर आज हम लोग यही खत्म करते हैं। एक टॉपिक का खत्म हो गया, पूरा का पूरा दूसरा टॉपिक हो नहीं पाएगा। तो हम अभी अगर तुम लोग का कुछ अगर डाउट क्लास है तो बताओ, कुछ डाउट क्लास करा जाए, टाइम तो बहुत बचा हुआ है, तो उसको यूटिलाइज कर ले। कोई और टॉपिक हम लोग बात करेंगे, नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे। पुराना टॉपिक जो हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं उसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर पीडीएफ थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ना। हाँ कर देंगे, देखो हम कल ही करने वाले थे, आज कर देंगे। शुभम कुछ सवाल पूछना है, कुछ डाउट्स है तो बोलो। सर एक बार पार्शियल की के बारे में बताइए ना। पार्शियल की हम वीक एंटिटी के बारे में बात कर रहे थे कि वीक एंटिटी क्या है, वीक एंटिटी क्या है। और वीक एंटिटी का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो तुम लाइब्रेरी से तुम स्टूडेंट एंटिटी है, स्टूडेंट एंटिटी से हम रिलेशन बना रहे हैं लाइब्रेरी का, मेनी टू मेनी कनेक्शन बनेगा। ऑल द स्टूडेंट कैन टेक मोर देन वन बुक, ठीक है। और एक बुक नहीं, एक बुक, हाँ मल्टीपल बुक है तो हम कह सकते हैं वैसे एक बुक तो एक ही को अलॉट होगा, तो मेनी टू वन हो सकता है। तो ये रिलेशन हो गया। अब हम टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट रखते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट रखे, तो हम जब लाइब्रेरी की बात किए तो लाइब्रेरी के एट्रीब्यूट में क्या रख दिए कि हम बुक आईडी रख दिए, बुक आईडी रख दिए, बुक का नाम रख दिए, बुक का ऑथर रख लिए, बुक का प्राइस रख लिए, हम ये बना दिए वहां पे। और रिकॉर्ड नंबर के लिए 1 2 3 4 बना दिए, ठीक है। हमको ये ध्यान नहीं रहा कि जो बुक इशू होगा तो इशू कौन कराएगा उसका तो डिटेल होना ना चाहिए, लेकिन नहीं रखा गया। वहां पे सिर्फ देखा गया कि भाई ये लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का क्या क्या डेटा होगा, तो आईडी होगा, नेम होगा, ऑथर होगा, उसका प्राइस हो सकता है, ISBN नंबर हो सकता है, ये हम उसमें लगा दिए, ठीक है। उसमें और रिकॉर्ड नंबर 1 2 3 वो लगा दिए ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि एक ही बुक बार बार आने वाला है। तो एक प्राइमरी की चाहिए था तो हम लोगों ने लगा दिया उसमें सीरियल नंबर, वो प्राइमरी की हो गया। अब यहाँ पे तुम आए और तुम बोले, मतलब हम लाइब्रेरियन हैं, तुम मेरे पास आए, हमको बुक चाहिए, तो मैंने ठीक है लेके आओ किताब, तुम किताब लेके आए, तो हम लाइब्रेरी टेबल खोले, एक नंबर में बुक आईडी हम देख के भर दिए, बुक आईडी 100, ठीक है। बुक का नाम क्या था, तो लेटर C, ऑथर यशवंत कनेक्ट कर लो, जो खुद आ गया, BPB पब्लिकेशन, इसका प्राइस की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइस होता है डेटाबेस में, इसीलिए कि अगर तुम किताब अगर खो देते हो तो हम वो प्राइस तुमसे हम फिर एडजस्ट कर सके, तो डेटाबेस में सबका प्राइस होता है। वो हो गया, ओके कर दिए तो वो किताब दे दिए, लेकिन उस पूरे डेटाबेस में इस बात का तो इंफॉर्मेशन रखा ही नहीं ना गया कि आशीष लिया है किताब, समझ रहे हो? यस सर। ओके, तो अब उसी में जो जो किताब लेता जाएगा वो सीरियल नंबर प्राइमरी की तो है, जो उस किताब के उस डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड को फाइंड कर पा रहा है ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन वो जिस एंटिटी सेट के साथ रिलेशन में है उसका डेटा स्टोर नहीं कर रहा है, इस वजह से हम उसका डेटा नहीं जान सकते हैं। इसको बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड वीक रिलेशन, ये है वीक रिलेशन। और तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको एक की मतलब प्राइमरी की जो है इस टेबल का, स्टूडेंट टेबल का, उसको रखना पड़ेगा। जब तुम आओगे लेने के लिए तो तुम्हारा प्राइमरी की मतलब रोल नंबर 15 है या जो आईडी है वो रख लेंगे साथ में। अब क्या हो गया कि अगर तुम 2 किताब लिए हो तो दोनों को यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक सीरियल नंबर 1, तो मान लो 15 मान के चलते हैं, तो रोल नंबर 15 1 और 15 2, दो अलग अलग रो हो गया, दो अलग अलग किताब के बारे में समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके पहले हम नहीं समझ पा रहे थे, तो
एक नंबर जो सीरियल नंबर था वो यूनिकली फाइंड आउट तो कर सकता था क्योंकि प्राइमरी की था उस समय का, लेकिन होल का नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि वो आधा अधूरा प्राइमरी की था, दैट इज पार्शियल की। जब हम लगा दिए तुम्हारा फॉरेन की, ये फॉरेन की और सीरियल की दोनों मिल गया तो कंपोजिट प्राइमरी की बन गया। तो दोनों मिल गए कंपोजिट प्राइमरी की अगर बना तो अकेला ये क्या था, ये पार्शियल की था। पार्शियल की मतलब आधा अधूरा, तो दोनों मिलके कोई काम कर रहा है तो आधा जो अगर एक को उठाएंगे तो पार्शियल ही ना होगा। यस सर। ठीक है, यही हमारा वीक रिलेशन, स्ट्रांग रिलेशन और पार्शियल की और प्राइमरी की, और यहीं पे फिर वो टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन इसी का कंसेप्ट का हिस्सा है। ओके, तो चलो फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। बाय बाय।